वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का कैप्सूल सीरीज़ में जो फटाफट रिवीजन क्लास चल रही है हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, उसमें आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग दो वीडियो इसके रिवीजन क्लास के देख चुके हैं। दोनों वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है बोर्ड के। आप इसके जितने भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं उम्मीद है कि 5 या 6 वीडियो में मैक्सिमम बनाऊँगा इसमें, और 5-6 वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बोर्ड के हैं जो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ कवर कर लिया है। और आप इन 6 वीडियो को देखने के बाद जब बोर्ड एग्जामिनेशन का कोई भी क्वेश्चन किसी भी ईयर का करोगे तो 95% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे या इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी लोग अगर इन वीडियोस को क्रम से देख रहे हैं तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिएगा और याद ज़रूर कर लीजिएगा। खूब सारी प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो आपके गलत नहीं होंगे। जिन लोगों को डिटेल में पढ़ना है उनके लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन लेसन को खोलना है और फिर सारे वीडियोस को क्रम से देखना है। शुरुआती वीडियो हैं, कुछ छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाए थे और थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी में मे भी दिक्कत आ सकती है, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को सीखना है उनके लिए वो चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती है, जिनको सीखना है वो सीख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आज आप सभी लोगों के लिए पिछले वीडियो के कुछ एक क्वेश्चन जो मैं कवर नहीं कर पाया था उन क्वेश्चंस को पहले बताता हूं, उसके बाद मैं नए क्वेश्चंस को अगर शामिल कर पाऊंगा तो मैं नए क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में शामिल करता हूं। देखो, मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, मैं नीचे साइड से सॉल्व कर रहा हूं। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, समीकरण भी दीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ समझ लीजिए कि जो क्लोरोफॉर्म टॉपिक है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्लोरोफॉर्म टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने। आप क्लोरोफॉर्म टॉपिक का वीडियो ज़रूर देख लें, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मुझे जितना पूछा गया है मैं उतना आंसर दे दे रहा हूँ। आपसे पूछा गया है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, समीकरण दीजिए, और ऊपर लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म का परीक्षण आप कैसे करते हो। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि जो क्लोरोफॉर्म होता है उसका उपयोग हम निश्चेतक के रूप में करते हैं। निश्चेतक का मतलब है बेहोश वगैरह करने के लिए हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। अब समस्या इस चीज़ की रहती है कि क्लोरोफॉर्म को अगर हम वायु में खुला छोड़ दें तो वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कर लेता है और एक जहरीली गैस बनाता है जिसका नाम होता है फॉस्जीन। देखो, ये क्लोरोफॉर्म है, इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो हम देखते हैं कि एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है COCl2। ठीक है, COCl2 प्लस HCl। सॉरी, हाफ O2 ले लेना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म लो प्लस 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लो तो आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ फॉस्जीन गैस, ठीक है, प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl। इस तरह से रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्लोरोफॉर्म है वो सूर्य के प्रकाश, जिसको हम HNO लिखते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके फॉस्जीन गैस बना रहा है। कौन सी गैस बना रहा है? फॉस्जीन गैस बना रहा है, जो कि अत्यंत विषैली गैस है। अब विषैली गैस अगर बन गई तो बेहोश करने में अगर हम इसका उपयोग करेंगे अशुद्ध क्लोरोफॉर्म का, तो ये फॉस्जीन गैस के सूंघने से उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। इसलिए हम चाहते ये हैं कि क्लोरोफॉर्म शुद्ध रहे। तो फिर हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करने के लिए देखो, वैसे तो कई सारे तरीके हैं, बट हम जनरली 3 तरीके क्लोरोफॉर्म को टेस्ट करने में यूज़ करते हैं। पहला तरीका ये है कि जो हमारे पास शुद्ध क्लोरोफॉर्म है उसमें हम AgNO3 मिलाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं, तो कोई भी अवक्षेप नहीं आता है अगर शुद्ध है। और अगर वो अशुद्ध है, अगर यही चीज़ अशुद्ध होती, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म होता और उसमें अगर हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाते तो हम देखते कि इसमें क्या आ जा रहा है, सफ़ेद अवक्षेप आ रहा है। तो आपसे पूछा गया ना क्लोरोफॉर्म का परीक्षण आप कैसे करते हो, तो आप लिखोगे क्लोरोफॉर्म लेकर उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं।
अगर किसी भी प्रकार का अवक्षेप नहीं आता है तो वो शुद्ध क्लोरोफॉर्म है, और यदि सफ़ेद अवक्षेप आ जाता है तो वो क्लोरोफॉर्म कैसा है, अशुद्ध है। ये हमारा पहला टेस्ट होता है, जनरली यही टेस्ट पर्याप्त होता है। इसके अलावा एक दूसरा टेस्ट होता है कि क्लोरोफॉर्म में आप हल्का सा H2SO4 डाल करके हिलाइए, अगर वो शुद्ध होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अशुद्धता होगी तो वो काला पड़ जाएगा। तो एक टेस्ट ये भी होता है। कभी कभी लिटमस टेस्ट भी करते हैं। शुद्ध क्लोरोफॉर्म में लिटमस का कोई चेंज नहीं होता है, बट अगर अशुद्ध होता है तो वो लाल लिटमस नीला हो जाता है। ऐसा टेस्ट भी देखने के लिए मिलता है, बट बेहतर होगा आप केवल यही टेस्ट को रिवाइज़ कर लीजिए और यही टेस्ट लिख दीजिएगा कि क्लोरोफॉर्म में सिल्वर नाइट्रेट डालने पर यदि सफ़ेद अवक्षेप नहीं आता है तो वो क्लोरोफॉर्म शुद्ध है, और यदि सफ़ेद अवक्षेप की प्राप्ति होती है तो वो क्लोरोफॉर्म कैसा है, अशुद्ध है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। आगे लिखा है क्लोरोफॉर्म को हम रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, आप खुद बताओ। रंगीन बोतलों में भरकर इसलिए रखते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश अंदर ना पहुंच पाए। डार्क कलर की बोतल है तो सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं पहुंचेगा। जैसे खुद सोचो, आपके घर में बाहर खिड़की है, अंदर रोशनी आ रही है, बाहर एक काले रंग का पर्दा टांग दीजिए तो क्या अंदर रोशनी आ पाएगी, नहीं आएगी। तो यही चीज़ अंदर है कि हम डार्क कलर की बोतल इसलिए यूज़ करते हैं कि सूर्य का प्रकाश अंदर ना जाए, और जब सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जाएगा तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये नहीं हो पाएगी, मतलब फॉस्जीन गैस नहीं बनेगी और हमारा क्लोरोफॉर्म जहरीला होने से बच जाएगा। इसलिए हम क्लोरोफॉर्म को काले रंग की बोतल्स में मुंह तक भर कर रखते हैं। मुंह तक भर कर इसलिए रखते हैं कि ऊपर तक क्लोरोफॉर्म भरा रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन रहेगी नहीं, इसलिए हम क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित या संरक्षित रखने के लिए डार्क कलर की बोतल में मुंह तक भर कर रखते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपके हो जाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक 2012 में पूछा गया है, एक 2017 में पूछा गया है। वैसे क्लोरोफॉर्म पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो कुछ भी बच गया होगा वो आप क्लोरोफॉर्म टॉपिक को डिटेल में ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। उम्मीद है आप सभी लोग बात मान करके फटाफट उसको रिवाइज़ ज़रूर कर लोगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्किल हैलाइडों में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति तथा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को स्पष्ट करना है। ध्यान से समझना, एल्किल हैलाइडों में, ठीक है। देखो समझना, देखो ये कार्बन है, ये हैलोजन है, ठीक है। आप सभी को पता है हैलोजन में हमारा क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, इवन फ्लोरीन भी हो सकता है। आपको पता है फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो पाउलिंग स्केल पर 4.0, आयोडीन की 2.25, ब्रोमीन की 2.50 और क्लोरीन की 3.0 होती है, और कार्बन की लगभग 2.1 के आसपास होती है। तो आप देखो कि कार्बन और हैलोजन, इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में क्या है, अंतर है, ठीक है। कार्बन और हैलोजन, आपको ये सब लिखना नहीं है, आप तो केवल ये लिखोगे कि कार्बन और हैलोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है उनमें डिफरेंस होने की वजह से कार्बन और हैलोजन का जो बंध होता है वह ध्रुवीय सहसंयोजी प्रकार का होता है। कैसा होता है, ध्रुवीय सहसंयोजी प्रकार का होता है। मतलब कार्बन पर आंशिक धनावेश और हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश उपस्थित होता है। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि एल्किल हैलाइडों में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति, समझ में आ गई प्रकृति, तथा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को आप कैसे समझोगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आप देखो ये जो X माइनस है ये कैसा है, ये नाभिक स्नेही है। तो देखो होता क्या है कि जो RX होता है उसकी रिएक्शन अगर हम कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक से कराते हैं तो होता यह है कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक X को अलग कर देता है और उसकी जगह पर खुद अटैच हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हेलो एल्केन्स हैं, मतलब आपका पॉइंट क्या होगा कि जो हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एसन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं, एसन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एसन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं।
अब देखो होता क्या है, यहाँ पर आपको क्या चीज़ लिखनी चाहिए कि अगर हमारा हेलो ग्रुप किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन कैसा है, sp3 संकरित है। अगर हमारा हेलो ग्रुप किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp3 संकरित है तो वो SN रिएक्शन फास्ट शो करेगा, मतलब उसमें रिएक्शन फटाफट होंगी। और यदि हमारा हेलो ग्रुप किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि कैसा है, sp2 संकरित है, तो वो SN रिएक्शन या तो शो नहीं करेगा या फिर शो करेगा तो बहुत धीमी गति से शो करेगा। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चंस को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। लिखने के लिए तो इतना लिखोगे कि आप 2 कॉपी भर दोगे, मगर आपको जितना पूछा गया है मैं उतने आंसर दे रहा हूँ। एल्किल हैलाइडों में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। आप क्या लिखोगे, कार्बन हैलोजन आबंध में कार्बन और हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ध्रुवीय सहसंयोजी प्रकृति का होता है। इसमें कार्बन पर आंशिक धनावेश और हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश उपस्थित होता है। ये हमारा आधे पार्ट का आंसर हो गया। आगे लिखा है तथा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आप क्या लिखोगे, आधा पार्ट लिखने के बाद कि हेलो एल्केन्स मुख्य तौर पर SN अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब SN1 और SN2 डिटेल में नहीं जाओगे, आप केवल इतना लिखोगे कि SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित करते, SN अभिक्रिया या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। सामान्य तौर पर 2 तरीके के एल्किल हैलाइड्स देखने के लिए मिलते हैं। एक हेलो ग्रुप sp3 के संकरित कार्बन से अटैच हो तो वो SN रिएक्शन को फास्ट शो करता है, और दूसरा जब हमारा कार्बन sp2 संकरित हो तो वो SN रिएक्शन को स्लो प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए आपके पास 2 उदाहरण हैं। देखो हमने ये ले लिया क्लोरोबेंजीन, ये जो कार्बन है ये क्या है, sp2 संकरित है। इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं कि NaOH से अगर हम रिएक्शन करा दें एक्वस NaOH से, तो ये रिएक्शन आसानी से नहीं होगी, फिनॉल बनेगा मगर ये आसानी से रिएक्शन नहीं होगी। ये 623 केल्विन टेम्परेचर और लगभग 200 वायुमंडल दाब जब हम लेंगे तब ये रिएक्शन होगी हमारी, और तब जाकर के ये कंपाउंड बनेगा। और इसकी जगह अगर हम दूसरा कंपाउंड ले लें, जैसे ये कंपाउंड ले लिया, तो देखो ये भी एरोमेटिक है, ठीक है, मगर ये जो हेलो ग्रुप है ये ऐसे कार्बन से अटैच है जो खुद कैसा है, sp3 संकरित है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो NaOH से कराने पर नॉर्मल कंडीशन में केवल हल्का गर्म भर करेंगे और इस रिएक्शन में हमारा क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH2Cl बन जाएगा प्लस CH2OH बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, NaCl। तो ये चीज़ आपको लिखनी है। कुछ लोग क्रियाविधि देखते हैं तो वो केवल ये भी बता सकते हैं कि जो हेलो एल्केन्स हैं उसमें जो हेलो ग्रुप है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टाइप का होता है, तो वो SN1 और SN2 रिएक्शन को भी देते हैं। अगर आप SN1 और SN2 में चले गए तो वो क्वेश्चन आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप SN1 SN2 पर ना जा करके चीज़ों को ऐसा मोल्ड करिए कि आपका आंसर भी हो जाए और आपका कंटेंट भी निकल आए। कर लोगे ना? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। इसका और सारे आंसर बन सकते हैं। आप लोग कैसा लिखते हो, आप कैसा सोचते हो कि सर ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, इसका आंसर आप लिख के बताइएगा। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर आप भेजिएगा और मैं चेक कर दूंगा कि आप लोग जैसा लिख रहे हो क्या वो सही है। मैं जैसा आंसर प्रेडिक्ट करता था वो मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है। आप जो आंसर सोचते हो आप अपना आंसर दीजिए। अगर कुछ मिसमैच होगा तो आपको हम किसी और वीडियो में इसको कवर करके फिर से रिकॉल कर देंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सन 2019 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऊपर के अब जो 3 क्वेश्चन बचे हैं वो सब एक जैसे हैं, तीनों मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। उन तीनों मिलते जुलते क्वेश्चनों में सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए और इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का तथा उपयोग का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो क्लोरोबेंजीन बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि।
क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां। देखो हमने फिर बताया दुनिया भर की विधियां हैं, मगर यहाँ पर आपको कोई 2 विधि लिख देनी है, ठीक है, जिससे आपका काम चल जाए। तो हमने पहली रिएक्शन लिखी सेंडमायर अभिक्रिया द्वारा, सेंडमायर अभिक्रिया से। अब देखो सेंडमायर अभिक्रिया में क्या करते हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, CuCl/HCl से रिफ्लक्स करते हैं। तो हमको क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है। ये सेंडमायर अभिक्रिया है। आपकी भाषा क्या होगी कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl के साथ उबालने पर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। कभी कभी इस रिएक्शन को थोड़ा बढ़ा करके लिख देते हैं कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड हमें बना बनाया नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं, एनिलीन। और ये क्या चीज़ ले ली हमने, एनिलीन। और इस एनिलीन को हम गर्म करते हैं किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिकृत कराने पर बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड मिलता है, जिसकी रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से कराने पर हमें क्लोरोबेंजीन की प्राप्ति होती है। और एक क्लोरोबेंजीन बनाने की मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, प्रयोगशाला विधि है। तो ये विधि तो आपको लिखनी ही चाहिए, क्लोरोबेंजीन बनाने की ये पहली विधि है। इसके बाद दूसरी विधि है कि हम बेंजीन लेते हैं, इस पर हम क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, या तो Fe ले लीजिए या फिर एनहाइड्रस FeCl3 ले लीजिए, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। गर्म करेंगे तो हमको मिलेगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। तो ये हमारे पास दूसरी विधि है। एक और तीसरी विधि समझ लीजिए आप, ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है ClCOOH, ठीक है। इस पर हम सोडा लाइम के साथ अगर इसको गर्म कर दें, NaOH/CO के साथ गर्म कर दें, तो हमको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन और साथ में मिल जाएगा Na2CO3, ठीक है। रशिंग प्रक्रम है, बहुत सारे विधि हैं जिनसे हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। फिलहाल हमने आपसे बोला था कि कोई भी 2 विधि आपको लिखनी है, तो आप पहले लिख दीजिए सेंडमायर अभिक्रिया से क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, और दूसरा बेंजीन के क्लोरीनीकरण से भी हम क्लोरीन गैस का निर्माण कर सकते हैं। और भी विधियां आप देखोगे डिटेल टॉपिक, तो उसमें आपको और भी विधियां मिल जाएंगी जिससे हम क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधियां। अब देखो आगे का टॉपिक है क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधियां लिखिए, बनाने की विधियां लिख दी आपने, 2 विधि लिखनी ही पड़ती है कोई भी। इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण लिखो। देखो भौतिक गुण बहुत सारे हैं, आप दुनिया भर के गुणों को लिख लीजिएगा आप, ठीक है। मैं भौतिक गुणों पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। मैं बेसिकली रासायनिक गुणों पर आ रहा हूँ, ठीक है। भौतिक गुणों पर जाऊँगा तो टॉपिक एक्सटेंड कर जाएगा। रासायनिक गुणों पर आ रहा हूँ, तो रासायनिक गुणों में आप समझ लो कि यही लिखना है, लिखा ना, रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित को कैसे बनाओगे। तो यही इसके रासायनिक गुण हैं। अब देखो DDT कैसे बनाओगे, तो आप क्या लिखोगे, क्लोरोबेंजीन को, पहला रासायनिक गुण क्या हो जाएगा कि क्लोरोबेंजीन को अगर हम ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड का सूत्र जानते हो आप, CCl3CHO, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरल के साथ अगर हम गर्म कर दें, क्लोरल के साथ गर्म कर दें, तो हमको मिलता है CCl3CH रिंग के साथ, Cl रिंग के साथ एक और Cl, इसको क्या बोलते हैं, पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, DDT। तो आपका पहला देखा रासायनिक गुण लिखो, तो
तो पहला रासायनिक गुण क्या हो जाएगा कि क्लोरोबेंजीन को क्लोराइड के साथ गर्म करने पर DDT प्राप्त होता है। समीकरण लिख दोगे, कर लोगे। यहाँ रासायनिक गुण हो गया और यहाँ पर आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कि क्लोरोबेंजीन से DDT बनाते कैसे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन से हम टोलुइन कैसे बनाते हैं। तो आप बताओ, क्लोरोबेंजीन का जो दूसरा रासायनिक गुण है वो होता है वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। ठीक है, तो आप दूसरा गुण लिखना चाहो तो हेडिंग बनाकर लिख सकते हो। नंबर दूसरा रासायनिक गुण है वुड्स-फिटिक अभिक्रिया, ये दूसरा रासायनिक गुण हो गया। इसमें क्या लिखोगे? क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु की उपस्थिति में जब किसी अन्य हेलो एल्केन से शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें एल्किल बेंजीन की प्राप्ति होती है। और इस तरह से जो रिएक्शन हमारी कहलाती है उसका नाम होता है वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। और इस तरह से जो पदार्थ बना उसका नाम क्या है? टोलुइन। तो देखो हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु और अन्य एल्किल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन कराई तो हमको क्या मिल गया? टोलुइन की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और ये दूसरा रासायनिक गुण हो गया। अब तीसरा है, देखो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। सी पार्ट को थोड़ा रुक जाओ, डी पार्ट को देखो। वैसे सी पार्ट को भी आप सीख सकते हो। ये हमारे पास सी पार्ट है कि क्लोरोबेंजीन है, ये तीसरा रासायनिक गुण कह सकते हो। क्लोरोबेंजीन का अगर हम अपचयन कर दें, अपचयन क्या करना है? निकल एल्यूमिनियम एलॉय की उपस्थिति में लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अगर हम अपचयन कर दें तो हमको मिल जाती है बेंजीन और HCl। तो इससे बेंजीन बना सकते हो। फिनॉल बनाने का तरीका आपने अभी भी सीखा है कुछ समय पहले कि क्लोरोबेंजीन को अगर हम NaOH के साथ गर्म करें, एक्वस NaOH के साथ गर्म करें 623 केल्विन पर और लगभग 200 वायुमंडल दाब पर, तो हमको मिल जाता है फिनॉल का सोडियम सॉल्ट मिलता है, जिसको अगर हम अम्लीय माध्यम कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फिनॉल। कभी कभी अपन लोग सीधा फिनॉल लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। पहले सॉल्ट मिलता है क्योंकि फिनॉल अम्लीय होता है, वो क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम फिनॉक्साइड, जो HCl के साथ ट्रीट करके क्या बनाता है? फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम एक्वस NaOH से कराएंगे तो क्या मिलेगा? फिनॉल। और अगर इसी फिनॉल को अगर हम जिंक धातु के साथ गर्म कर दें, जिंक डस्ट के साथ गर्म कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? बेंजीन। तो अगर आप ये ऊपर वाली रिएक्शन भूल जाओ तो क्लोरोबेंजीन से बना लेना फिनॉल, तो ये पार्ट हो जाएगा। और फिर उसी फिनॉल को जिंक धातु के साथ या जिंक डस्ट के साथ गर्म कर देना तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो ये हमारा रासायनिक गुण ये भी है, ये भी रासायनिक गुण है। तो आप यहाँ लिख सकते हो रासायनिक गुणों में और यहाँ इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अब क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाते हैं? देखो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना आपको सिखाया हुआ है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम अमोनिया से करते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करते हैं किससे? अमोनिया से। किसकी उपस्थिति में? क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, लगभग 423 केल्विन तापमान पर और 60 वायुमंडल दाब पर। ठीक है, तो हमको मिलता है एनिलीन का 2 मोल प्लस Cu2Cl2 मिलता है और प्लस H2O मिलता है। इस तरह से एनिलीन बनाने का ये मेथड है और ये हमारा क्लोरोबेंजीन का एक रासायनिक गुण भी है। तो आप रासायनिक गुणों में जब लिखने के लिए गया ना रासायनिक गुण लिखो, तो रासायनिक गुण में आप 2 गुण लिख सकते हो। 2 बनाने की विधियाँ लिख दी, 2 रासायनिक गुण लिख दिए। भौतिक गुण लिखने की अगर बात आती है तो आप लिख सकते हो कि क्लोरोबेंजीन जो है वो जल में अघुलनशील होता है, इसका क्वथनांक जो है वो थोड़ा हेलो एल्केन की तुलना में ज़्यादा होता है। इस तरह के 2-3 पॉइंट्स बना करके आप इसके भौतिक गुणों को सम अप करके लिख सकते हो। वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह तमाम चीज़ें आपको लिखनी चाहिए, बट अगर आप ज़्यादा भूल जाओ तो भौतिक गुणों में लिख देना कि यह जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, तो एक भौतिक गुण आपका लमसम में हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर के तौर पर क्रिएट हो जाता है। तो देखो आपने ये क्वेश्चन सीख लिया और ये वाला क्वेश्चन सीख लिया।
उपयोग आपको पता है, उपयोग इसका कहाँ होता है, डीडीटी बनाने में इसका उपयोग होता है, विलायक के तौर पर इसका उपयोग होता है, वुड्स अभिक्रिया में इसका उपयोग होता है, बहुत सारी जगह पे इसका उपयोग है। तो उपयोगों की तो कमी नहीं है, कोई भी एक उपयोग लिख देना, 2 उपयोग लिख देना, इतना पर्याप्त होता है। तो आपने उपयोग देखा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत पूछा जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इनको लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कुछ बेहतर चीज़ें डालने के बाद अपने आंसर को और व्यवस्थित करिएगा। ये आंसर लिख करके दिखाइएगा आप हमें कि कैसे लिखते हो आप, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। हेलो एरीन क्या है? हेलो एरीन क्या है? इसकी 2 प्रमुख प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखो। देखो ये सब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी, मैं यहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को दोबारा नहीं लिखूंगा। तो हेलो एरीन्स क्या है? तो आप क्या बोलोगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलो व्युत्पन्न, ठीक है। क्या क्या लिखना है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलो व्युत्पन्न को हेलो एरीन कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। उदाहरण के लिए ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम है बेंजीन, H हटा करके Cl लगा दो, उदाहरण हो गया जिसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये एक उदाहरण हो गया। आप कॉमा लगा के दूसरा उदाहरण दे दीजिएगा। ब्रोमीन लगाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, लिख लेना नाम। I लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आयोडोबेंजीन। और F लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। ये सभी क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलो व्युत्पन्न है और इसी को हम क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। इनकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मैंने आपको इतनी सारी बताई हैं, सभी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। उसके आगे लिखा है फ्रीऑन का सूत्र लिखो। तो देखो CFC इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 11 के फॉर्म में भी है, CFC12 के रूप में भी होती है और CFC13 के रूप में भी होता है। देखो कार्बन और फ्लोरीन का अनुपात अगर 1:1 है तो सूत्र क्या बनेगा? CFCl3। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीऑन 1:1। कार्बन और फ्लोरीन का अनुपात देखो 1:1 है तो उसको बोलते हैं CF11। अगर कार्बन और फ्लोरीन का अनुपात 1:2 है तो क्या बन जाएगा? CF2Cl2। ये सूत्र किसका हो जाएगा? CFC12 का। और 1:3 है तो CF3Cl बनेगा और ये सूत्र किसका हो जाएगा? CFC13 का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 22 भी होता है, बाकी चीज़ आप देख लेना। यहाँ पर CFC11, CFC12 और CFC13 का सूत्र लिखा हुआ है। ये इन सभी में सबसे ज़्यादा फेमस है वो होती है फ्रीऑन 12। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? प्रशीतक के तौर पर करते हैं। प्रशीतक के तौर पर कहाँ करते हैं? फ्रिज में और AC में। ये क्या करती है? जो CFC होती है ये क्या करती है? ओजोन की परत को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पहुंचाती है। इसलिए वर्तमान में CFC पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है और CFC के प्रयोग को रोक दिया गया है। ये इसका पर्यावरण पर प्रभाव है। उपयोग प्रशीतक है और पर्यावरण प्रभाव क्या है कि ये ओजोन की परत को नष्ट कर देती है। तो ये इसका पर्यावरण पर प्रभाव है। आंसर को मैंने आपको समझा दिया है, अब आप पढ़िएगा तो चीज़ें जल्दी जल्दी आएंगी, आप अच्छे से लिख सकते हो। और फिर बोल रहा हूँ आंसर राइटिंग कीजिए, लिखिए, लिखोगे चीज़ें आएंगी। समरी के तौर पर समझाना आसान था, मैंने समझा दिया। अब आधा घंटे की चीज़ जब आप लिखोगे तो पता लगा 2 घंटे तक लिख रहे हो। इसलिए प्रैक्टिस अब आपको करनी है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपको टॉपिक आएंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कैप्सूल सीरीज़ का एक भी वीडियो मत छोड़िएगा। ये सारे वीडियोस मिला करके आपका पूरा का पूरा बोर्ड पेपर तैयार कर देंगे और पेपर का 90-95% केवल कैप्सूल सीरीज़ से आ जाएगा। तो जो बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हैं, वो कैप्सूल सीरीज़ का एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। उम्मीद है सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।